वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा NPCL तारापुर फिटर ट्रेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसका ऑफलाइन एग्जामिनेशन 9 सितंबर 2023 कंडक्ट हुआ है 2 शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट का पेपर मैं एनालिसिस किया हूं सुबह में, और आज अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट शिफ्ट का एडवांस एग्ज़ाम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज 2 एडवांस पेपर का सलूशन मैं अभी आपको देने वाला हूं। जितना भी स्टूडेंट आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो सभी स्टूडेंट आज का वीडियो से आप पता लगा सकते हैं आपका कितना मार्क्स एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आ रहा है। क्योंकि आप एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आए हैं और जो भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देख के आए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आज का वीडियो में भी मिलेगा। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं बना रहा हूं, लेकिन सेम 50 वही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको एग्जैक्टली एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इससे आप लोग अपना मार्क्स को पता कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट सेकेंड स्टेज में एग्ज़ाम दिया वो भी फर्स्ट स्टेज का पेपर देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेज का पेपर कैसे आया। तो इसका बेसिस पे आप कट ऑफ को भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट आप लोग BARC एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद NPCL का ककड़ा पड़ा और भी काफ़ी सारा एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ऐसे आप लोग जानते हैं, जब भी किसी भी एग्ज़ाम हो तो इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सिर्फ टेक मैकेनिकल चैनल से आप लोग को मिलता है, और ये सब कुछ हो पाता है आप लोग का सपोर्ट से। और आप लोग सभी स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजा है 5, 10, 50, किसी ने 15, 20 करके भेजा, इसीलिए पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपको कितना मार्क्स मिलेगा। तो जो स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है, वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से, और स्टडी वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेगा मेरा यूट्यूब चैनल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, तो इधर देखिए मैंने सेकेंड शिफ्ट लिखा हूँ, ये एक्चुअली हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का मैं एनालिसिस अभी आपको देने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ SWL। SWL का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ वर्किंग लोड। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए V ब्लॉक इज ऑलवेज। V ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल ऑलवेज कितना होता है? 90 डिग्री होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन व्हिच केसेस V बेल्ट कैन नॉट बी यूज। मतलब कौन सा केस में हम लोग V बेल्ट यूज नहीं करते हैं? इफ द डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवेन पुली इज मोर। मतलब जब ड्राइवर पुली और ड्रिवेन पुली दोनों पुली का बीच का डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है, तब हम लोग V बेल्ट यूज नहीं करते हैं। तो V बेल्ट एक भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि V बेल्ट तभी यूज़ होता है जब ड्राइवर और ड्रिवेन पुली का बीच का डिस्टेंस कम होता है, तब V बेल्ट यूज होता है। जब ज़्यादा होता है डिस्टेंस, तब नहीं यूज होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। निम्नलिखित में से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का कौन सा एक टाइप नहीं होता है? तो ऊष्मा उपचार का कौन सा एक प्रकार नहीं होता है? तो हीट ट्रीटमेंट का टोटल 4 प्रोसेस होता है, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग और हार्डनिंग। तो हार्डनिंग का जगह इधर फोर्जिंग दिया है, तो फोर्जिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा गया था द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मेट्रिक में होता है 0.02 मिलीमीटर। ओके, अगर इंच में पूछता तब राइट आंसर हो जाएगा 0.001 इंच। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द कलर ऑफ लेड इज। तो लेड का कलर होता है ब्लूइश ग्रे कलर, ब्लूइश ग्रे आपको याद रखना है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज टू मेक ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील अपघर्षक पहिया को बनाने के लिए कौन सा अपघर्षक यूज होता है? कौन सा एब्रेसिव यूज होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता है, डायमंड यूज होता है, एमडी यूज होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था ए 2 स्टार थ्रेड हैज़ 2 मिलीमीटर पिच, द लेड ऑफ द थ्रेड इज। मतलब 2 स्टार थ्रेड को हम लोग डबल स्टार थ्रेड कहते हैं। ओके, और इसमें पिच का वैल्यू दिया है 2 मिलीमीटर, लीड आपको निकालना है। तो लीड इजिकल टू क्या हो जाएगा? पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो पिच का वैल्यू 2 और नंबर ऑफ स्टार्ट डबल स्टार्ट है, इसीलिए 2, तो टोटल
लेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 मिलीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर नाइट्राइडिंग प्रोसेस। नाइट्राइडिंग एक टाइप ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होता है। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में हम लोग किसी भी कंपोनेंट का सरफेस को ओनली हार्डन बनाते हैं। तो टोटल 4 टाइप ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होता है। पहला होता है केस हार्डनिंग, दूसरा होता है नाइट्राइडिंग, तीसरा होता है फ्लेम हार्डनिंग, चौथा होता है इंडक्शन हार्डनिंग। तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस के लिए अमोनिया गैस का ज़रूरत होता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NH3। 10th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था क्लास ए टाइप ऑफ फायर इज रिलेटेड टू। तो क्लास ए टाइप ऑफ फायर किसके संबंधित आग है, पेपर, क्लॉथ, वुड मतलब लकड़ी, कागज, कपड़ा से जो आग लगता है, सॉलिड मटेरियल से जो आग लगता है, वो क्लास ए टाइप ऑफ फायर में आता है। और इसको बुझाने के लिए वाटर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। वाटर एक्सटिंग्विशर अगर ऑप्शन में नहीं है तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज होता है। 11th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट विल बी द TDS फॉर M12 इंटू 1.75। किसी स्टूडेंट ने भेजा था TDS निकालने के लिए और किसी स्टूडेंट ने बोला 12 इसमें क्या इंडिकेट कर रहे। तो M मतलब मेट्रिक सिस्टम, 12 मतलब होता है मेजर डायमीटर, 1.75 मतलब होता है पिच ऑफ द थ्रेड। ठीक है, तो TDS निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो इसे जो आपको वैल्यू आ रहा है 10.25 आ रहा है, तो आपको देख लेना है कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, 100% जो ऑथेंटिक मेथड है वो वाला या थंब मेथड वाला। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है। तो ये तो आपका थंब मेथड या थंब रूल हो गया। अगर आप लोग ऑथेंटिक निकालना चाहते हो तो आपका फॉर्मूला था मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो डेप्थ के लिए आपको फिर से लिखना पड़ता है 0.6134 इंटू पिच। तो पिच का वैल्यू 1.75 आ जाएगा। उसका बाद आपको वैल्यू निकालने के बाद आपको पता चलेगा। तो शायद ऑप्शन में 10.20 था, तो 10.20 था तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर 12 क्या इंडिकेट करे ये पूछा है तो ये आपका हो जाएगा मेजर डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द टेपर्ड रोलर बियरिंग कैन टेक। तो टेपर्ड रोलर बियरिंग किस टाइप ऑफ लोड को सहन कर सकते हैं, रेडियल एक्सियल दोनों लोड को कैरी कर सकते हैं। एक्सियल का जगह कुछ जगह में थ्रस्ट लोड भी दिया है, तो एक्सियल लोड को हम लोग थ्रस्ट लोड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में अगर बोथ ए और बी ऑप्शन था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश मोशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द टीथ ऑफ गियर्स इन मेश। जब दो गियर मेश होता है एक दूसरे का साथ तो उसमें किस टाइप ऑफ मोशन ट्रांसमिट होता है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया था स्लाइडिंग, सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया गया था रोलिंग, थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया था पुश और चौथा ऑप्शन में आपको दिया गया था पुल। तो इसका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा पार्टली स्लाइडिंग पार्टली रोलिंग। मतलब इसमें दो मोशन काम करता है, आधा इसमें स्लाइडिंग मोशन और आधा इसमें रोलिंग मोशन काम करता है। तो इसको हम लोग अलग अलग या इंडिविजुअली नहीं बोल सकते हैं। फिर भी आपको एग्ज़ाम में जब पूछा गया है तो हम लोग अपना हिसाब से बोल सकते हैं कि रोलिंग राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका एग्जैक्ट राइट आंसर होता है पार्टली स्लाइडिंग पार्टली रोलिंग। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर रोलिंग को लेके आगे बढ़ सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जब आप लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग आपका प्रॉपर हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम लोग वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इंस्पेक्शन करते हैं। और इंस्पेक्शन हम लोग दो टाइप में करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग बेंड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसका बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब उसको बिना तोड़ फोड़ के बेंड करके जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। तो रेडियोग्राफी टेस्ट, एक्सरे टेस्ट जो होता है, इसके लिए कोई भी मेटल को आपको या कोई भी वेल्डेड जॉइंट को आपको तोड़ने का या बेंड करने का ज़रूरत नहीं होता है। ओके, तो रेडियोग्राफिक टेस्ट एक टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एट अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। देखो, टोटल क्रिटिकल टेम्परेचर का अगर बात करते हैं, दो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एक LCT और एक UCT। LCT मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और UCT मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी स्टील के लिए सेम होता है, वो आपका होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका होता है हीटिंग के लिए, और कूलिंग के लिए जब आपको पूछेगा तो 693 डिग्री सेंटीग्रेड। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग स्टील के लिए, अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है। क्यों होता है,
सॉरी अलग अलग मेटल नहीं, अलग अलग स्टील के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि उसका कार्बन परसेंटेज के ऊपर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर देखो सबसे पहले जब भी उसका टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा तो वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में आ गया है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अलग अलग स्टील का अलग अलग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसका कार्बन परसेंटेज के ऊपर। जिसका कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही कम होगा, और जिसका कार्बन परसेंटेज कम होगा उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर किस में डिपेंड करता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रतिशत का ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जब भी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंच जाता है, किसी भी मेटल को जब हीट करते हैं तो वो जब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंच जाता है तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर का नाम है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। ये बनना स्टार्ट होता है, और जब ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंच जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर को पूरा कर लेता है, तो मतलब ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर पूरा हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एट अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? फुल्ली ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, मतलब ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर आपका फुल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कैरेज। निम्नलिखित में से कैरेज का कौन सा भाग होता है? तो कैरेज का दो मेन पार्ट होता है, एक होता है आपका एप्रॉन और सेकेंड होता है आपका सैडल। सैडल आपका एच शेप में होता है। ठीक है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। 17th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फ्लेमेबल लिक्विसिबल सॉलिड। किसी फ्लेमेबल लिक्विड या किसी भी लिक्विसिबल सॉलिड है, मतलब किसी लिक्विड चीज़ से जब आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है? तो कौन सा अग्नि निर्वापक यंत्र यूज होता है? तो वो आपका फोम एक्सटिंग्विशर मेनली यूज होता है। ऑप्शन में फोम एक्सटिंग्विशर अगर नहीं था तो ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच गियर इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। वो कौन सा गियर है जिससे रोटरी मोशन को हम लोग लीनियर मोशन में, अदरवाइज लीनियर मोशन को हम लोग रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं? तो ये आपका होता है रैक एंड पिनियन में। 19th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल मतलब अग्नि त्रिभुज को बनाने के लिए कौन सा चीज़ का आवश्यकता नहीं होता है? तो आर्गन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके लिए फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन ही काफ़ी है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट प्रिकॉशन शुड फॉलो टू अवॉइड ब्रेकेज ऑफ कटिंग एज ऑफ टूल। किसी भी कटिंग टूल का कटिंग एज ब्रेक होने से उसको बचाने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए हम लोग को कौन सा सावधानता फॉलो करना चाहिए? तो ये आपको ऑप्शन में अगर दिया गया था यूज़ ऑफ नेगेटिव टॉप रेक एंगल। अगर हम लोग नेगेटिव टॉप रेक एंगल यूज करते तो भी क्या होगा? टूल का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता, तो टूल टूटने का कोई चांसेस नहीं रहता। अगर ऑप्शन में इंक्रीज टूल नोज रेडियस था तो ये आपका टूल नोज रेडियस भी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका टूल नोज रेडियस होता है उसको बढ़ा देते हैं तो कटिंग टूल का कटिंग एज टूटने का कोई चांस नहीं रहता। अगर दोनों ऑप्शन में था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज टूल नोज रेडियस। टूल नोज रेडियस को बढ़ा देना है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था लेथ टूल इज क्लैम्प्ड इन। लेथ टूल को कहाँ पे अब पकड़ाया जाता है? तो ऑप्शन आपका था टूल पोस्ट, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, सैडल। तो लेथ टूल मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का बात कर रहे हैं तो ये हम लोग टूल पोस्ट पर पकड़वाते हैं, और टेल स्टॉक पर हम लोग जैसे ड्रिल, रिमर, इसको हम लोग पकड़ते हैं। जो आपका सेंटर होता है वो हम लोग टेल स्टॉक पर पकड़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन ए ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में 51A, 46F, 5V, हेयर ए इंडिकेट। तो इसमें देखो 51 मतलब आपका सबसे पहले क्या होता है? इसमें आपका होता है टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव। ये मतलब टाइप ऑफ एब्रेसिव। 46 आपका ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ बॉन्ड। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, टाइप ऑफ एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ बॉन्ड। तो इसमें ए पूछा है, ए मतलब होता है टाइप ऑफ एब्रेसिव को इंडिकेट कर रहा है, और इसमें ए मतलब होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी मतलब होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। डैश इज द बॉटम सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ द थ्रेड। तो इसमें देखिए थ्रेड का दो साइड
जब ज्वाइन होके इसका बॉटम सरफेस को बनाते हैं, इसका दो साइड बनते, एक साइड और एक साइड मिलके जब आपका नीचे वाला सतह को बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको रूट कहते हैं। और जो आपका दो साइड मिलके जो टॉप पोर्शन को बनाते हैं उसको क्रेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट मतलब गाड़ी दुर्घटना में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन होता है, ड्राइवर, रोड, शॉप या व्हीकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है ड्राइवर, क्योंकि जब भी रोड पर कार एक्सीडेंट होता है तो उसका मेन कारण होता है ड्राइवर, उसका ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। व्हीकल का गड़बड़ी, कभी कभी गाड़ी का प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन हर बार तो गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब गाड़ी का प्रॉब्लम आता है वो आपका बोल सकते हैं आपका बैड लक है। इसका बाद रोड ख़राब होने का कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। रोड आपका ज़्यादा ख़राब है या गड्ढा है रोड में, इसका कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ड्राइवर होता है। रोड ख़राब है तो उसको धीरे चलाना चाहिए। व्हीकल में कोई त्रुटि होता है तो उसको पहले से गैरेज में जाके दिखाना होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में जिम्मेदार होता है ड्राइवर। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट गलत सेंटेंस लिख के भेज रहा है और गलत इसका मीनिंग समझ रहा है। एक ही स्टूडेंट ने इसको सही से लिख के भेजा है। व्हिच गैस इज़ नॉट यूज एज फ्यूल गैस इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस को हम लोग फ्यूल गैस का हिसाब से यूज़ नहीं करते। फ्यूल गैस मतलब होता है जलानी गैस का हिसाब से यूज़ नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सब स्टूडेंट ने आप बोल रहा है कि एलपीजी हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में देगा तो ऑक्सीजन, एसिटिलीन, एलपीजी और आपको हाइड्रोजन दिया गया था। ये चार ऑप्शन था, ऑक्सीजन, एलपीजी, हाइड्रोजन और एसिटिलीन दिया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट ने एलपीजी को बोल रहे हैं। तो देखो ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग भी होता है, ऑक्सी एलपीजी गैस वेल्डिंग भी होता है। आप लोग भी पढ़े लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑक्सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वेल्डिंग भी होता है। तो इसमें जो आपको एक्चुअली पूछा है कि गैस वेल्डिंग में फ्यूल गैस का रूप में कौन सा गैस यूज़ नहीं होता, तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता। ऑक्सीजन फ्यूल गैस नहीं होता। ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो जलता है उसमें सपोर्ट करता है, ठीक है, मदद करता है। जो आपका फ्यूल गैस होता है मतलब मेनली जो जलता है, जैसे एलपीजी होता है, हाइड्रोजन होता है, एसिटिलीन होता है और कोल भी आपका होता है, ऑक्सी कोल आपका होता है। तो ऑक्सी कोल, तो उसमें कोल आपका फ्यूल होता है। तो इसमें आप लोग नाम सुने हैं, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी एलपीजी, ऑक्सी और आपका होता है कोल, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहा, ऑक्सी सबसे पहले मतलब ऑक्सीजन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन, एलपीजी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोल। तो इसमें ऑक्सीजन आपका पहले रहता है, ऑक्सीजन आपका सपोर्टर होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं जैसे एलपीजी, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, कोल, ये आपका सब फ्यूल गैस होता है, लेकिन ऑक्सीजन होता है आपका सपोर्टर। ये फ्यूल गैस को जलाने के लिए काम में आता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैस वेल्डिंग में फ्यूल गैस का रूप में कौन यूज़ नहीं होता, तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कॉम्बशन, वो आग को जलने के लिए सपोर्ट करता है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। धातु का कौन सा यंत्रिक गुण नहीं होता है, तो फ्यूजिबिलिटी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्यूजिबिलिटी इसका जो आपका धातु है इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी यांत्रिक गुण कौन सा है, जैसे डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मैलेबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, ये सब होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच गियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरिवर्सिबल गियर। तो इरिवर्सिबल गियर किस गियर को कहा जाता है, तो वर्म गियर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डनेस टेस्टिंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डनेस टेस्टिंग विधि नहीं होता है। वीकर मेथड होता है, रॉकवेल मेथड होता है, ब्रिनेल मेथड भी होता है, लेकिन फ्रैक्चर मेथड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ब्रास। ब्रास, ब्रोंज का जब वेल्डिंग करना होता है तो किस टाइप ऑफ फ्लेम यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज होता है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ चीज़ेल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल का जब आपको स्क्वायर कॉर्नर बनाना पड़ता है, किसी भी आपका मेटल है उसका जब स्क्वायर कॉर्नर बनाना होता है तो इसको स्क्वायरिंग कहते हैं। तो इसके लिए कौन सा चीज़ेल यूज़ होता है, डायमंड पॉइंट चीज़ेल यूज होता है।
31 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फॉर इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज ऑफ लो कार्बन स्टील व्हिच सरफेस हार्डनिंग इज डन। तो किसी लो कार्बन स्टील मतलब माइल्ड स्टील का जब कार्बन परसेंटेज आपको बढ़ा के सरफेस हार्डनिंग किया जाता है तो इस हार्डनिंग का नाम क्या होता है, केस हार्डनिंग होता है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड टू रिड्यूस या टू डिक्रीज द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल जॉब। किसी भी बेलनाकार जॉब का जब व्यास को हम लोग कम करते हैं तो इस ऑपरेशन को किस नाम में जानते हैं, स्टेप टर्निंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग या ओनली आपका फेसिंग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टर्निंग। तो टर्निंग से हम लोग किसी भी सिलिंड्रिकल जॉब का डायमीटर को कम करते हैं। स्टेप टर्निंग में क्या होता है, जो आपका लेंथ है, लेंथ में हम लोग स्टेप बराबर डायमीटर अलग अलग बनाते हैं। इसमें अगर डायमीटर 50 मिलीमीटर बनाया है तो उसमें आप 40 मिलीमीटर भी बना सकते हैं, आगे आप जाके 60 मिलीमीटर भी बना सकते हैं। मतलब उसका लेंथ बराबर अलग अलग स्टेप में अलग अलग जब डायमीटर हम लोग बनाते हैं उसको स्टेप टर्निंग कहते हैं। और फेसिंग से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो आपका वर्क पीस है उसका लेंथ को जब आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, लेंथ जब आपको कम करना पड़ेगा तब हम लोग फेसिंग करते हैं। और टेपर टर्निंग आपका क्या होता है, ये आपका जॉब है तो जॉब को जब डायमीटर उसका लेंथ बराबर डिक्रीज करना पड़ेगा। सोचिए ऐसे आपको करना है, मतलब इधर आपका जो डायमीटर था, सोचिए ये आपका पहले 50 था, उसको आप लोग कितना किया 10 कर दिया, मतलब लेंथ बराबर उसका डायमीटर को धीरे धीरे जब आप डिक्रीज करते हैं तो इस ऑपरेशन को कहते हैं टेपर टर्निंग। ठीक है, तो सभी टर्निंग का बारे में मैं आपको बताया हूँ। नेक्स्ट देखिए, द कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट बी एक्सीड। तो स्टील का कार्बन परसेंटेज कितना परसेंटेज से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो 1.7% से ज़्यादा कार्बन मात्रा नहीं होना चाहिए। इन प्रोसेस चार्ट में इंस्पेक्शन सिंबल कौन सा होता है, तो ये आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर आपका इंस्पेक्शन सिंबल होता है। ओके, इसमें बाकी सिंबल का बारे में भी जानना चाहिए। जो आपको वो दिख रहा है, मतलब सर्किल दिख रहा है, ये आपका ऑपरेशन का सिंबल है। इसके बाद ये जो आप एरो देख रहे हैं ये आपका ट्रांसपोर्ट का सिंबल है। और जो आप इन्वर्टेड ट्रायंगल मतलब जो उल्टा ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये आपका स्टोरेज का सिंबल है। और अगर आपका डी रहता है, डी मतलब डीले का वो सिंबल है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द इंक्लूडेड एंगल ऑफ नोनागन इज। नोनागन मतलब जिसका 9 साइड होता है, डेकागन मतलब जिसका 10 साइड होता है, ऑक्टागन मतलब जिसका 8 साइड होता है, हेप्टागन मतलब जिसका 7 साइड होता है, हेक्सागन मतलब जिसका 6 साइड होता है। तो जिसका 9 साइड है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली पॉलीगॉन। ठीक है, तो इस पॉलीगॉन का इंक्लूडेड एंगल मतलब इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा। तो देखो इंक्लूडेड एंगल जब भी बोलते हैं मतलब इंटरनल एंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला आपको क्या पुट करना है, आपको सीधा 360 डिग्री से जितना आपका साइड है, नोनागन का 9 साइड है, डिवाइड कर देना। जितना वैल्यू आएगा ये 40 डिग्री ये आपका एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आपको तब 180 से 40 डिग्री को माइनस कर देना, तो ये आपका आ जाएगा 140। तो 140 आ गया है नोनागन, मतलब ये आपका ऐसा एक पॉलीगन होगा, ऐसा एक पॉलीगन होगा। तो दो साइड का बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो दो साइड का बीच का एंगल हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो इंटरनल एंगल कितना होता है 140 डिग्री। अगर आपको टोटल एंगल पूछता तो 140 × 9, तो टोटल इतना आपका टोटल इंक्लूडेड एंगल निकल के आ जाता है। तो लेकिन टोटल इंक्लूडेड एंगल नहीं पूछा, ओनली इंक्लूडेड एंगल पूछा, इसीलिए 140 राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइन फिनिशिंग प्रोसेस, या जिस प्रोसेस से हम लोग को हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिलता है या बहुत ही फाइन फिनिशिंग प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम लैपिंग है। 37 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द कॉन्सेप्ट एंड व्हिच डाज द कटिंग इज कॉल्ड, मतलब ड्रिल का वो कॉन्सेप्ट का पोर्शन होता है जिससे कटिंग एक्चुअली होता है, क्योंकि इसका 2 कटिंग एज होता है कॉन्सेप्ट पोर्शन में, तो इससे जो कटिंग होता है तो कॉन्सेप्ट पोर्शन का नाम क्या है, पॉइंट का नाम में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट BA/RC NPCL एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट का प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप करने के लिए मैं अपना वेबसाइट पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल और एडवांस एग्जामिनेशन स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हूँ। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मतलब स्टेज 1 में टोटल 50 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, और एडवांस एग्जामिनेशन मतलब स्टेज 2 के लिए टोटल 30 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। अब देखिए, जैसे एडवांस एग्जाम स्टेज 2 के लिए इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर मशीनिस्ट और फिटर, इतने सारा ट्रेड के लिए
तो आपका टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मेरा वेबसाइट में, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए टोटल 50 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो मॉक टेस्ट सीरीज है इसका वैलिडिटी भी लाइफ टाइम है। आप अगर BARC, NPCL, NFC, IPR, RR कैट, IG कार, VECC, AMD, GSO, HWB इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट का जब भी रिक्रूटमेंट आएगा आप इसे पढ़ के जाइएगा तो आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे NPCL में एग्जामिनेशन हुआ 9 सितंबर और 10 सितंबर, तो इसमें सभी स्टूडेंट ने आके फीडबैक दिया आपका सर टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन का मैक्सिमम क्वेश्चन ही आया है, तो मैं तो पास हो गया हूँ। और इसका सलूशन भी आपको मिल जाएगा, इसका सलूशन भी आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता तो मेरा आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांसेस इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब ड्रिल का एक पूर्ण चक्र में वर्कपीस का अंदर, मतलब जॉब का अंदर ड्रिल जितना दूरी तक आगे बढ़ता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फीड का नाम से जानते हैं। मतलब जब ड्रिल उसका फुल एक चक्कर में जॉब का अंदर जितना दूर तक तय करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फीड कहते हैं। तो फीड का यूनिट होता है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द रेट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग डिपेंड्स अपॉन। ड्रिलिंग में रेट ऑफ फीड किसका ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप आपका फिनिश है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द टूल, मतलब टूल का मटेरियल क्या है उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। मटेरियल टू बी डील, कौन सा धातु का आप डीलिंग करने जा रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी चीज़ का ऊपर ड्रिलिंग का फीड रेट डिपेंड करता है। अगर आपको फिनिश अच्छा चाहिए तो फीड रेट कम देना है। अगर टूल मटेरियल आपका कमजोर है, हाई कार्बन स्टील से है, तो आपको कटिंग स्पीड भी कम देना है। ठीक है, फीड भी आपको कम देना है। इसमें 49 नंबर क्वेश्चन में 40 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच मटेरियल इज मोस्टली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन टूल। मशीन टूल का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैक्सिमम टाइम कौन सा मटेरियल यूज होता है? ग्रे कास्ट आयरन यूज होता है। ओके, जैसे लेद बेड, शेपर्ड बेड, स्लॉटर बेड होता है, तो ये सब मशीन टूल बनता है किस मटेरियल से? कास्ट आयरन से बनता है। व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ बियरिंग मटेरियल है जो सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, मतलब अपने से वो लुब्रिकेट हो सकती है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन का जरूरत नहीं होता है। तो सिंटर्ड एलॉय भी होता है। ऑप्शन में आपका नाइलॉन बियरिंग था, तो नाइलॉन बियरिंग में भी लुब्रिकेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था क्विंचिंग इज डन। क्विंचिंग का किस लिए किया जाता है? फॉर हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को प्राप्त करने के लिए या किसी भी वर्कपीस को हार्डन बनाने के लिए हम लोग क्विंचिंग करते हैं। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द फ्रंट सरफेस ऑफ द टूल एंड लाइन नॉर्मल टू द बेस ऑफ द टूल। तो इसमें देखिए, इसमें आपको क्लियरेंस एंगल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है, तो उसका बोला फ्रंट सरफेस ऑफ द टूल। टूल का फ्रंट सरफेस आपका क्या होता है? ये आपका होता है। ठीक है, और उसका साथ अगर लाइन, अगर आप नॉर्मल बराबर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये जो आपका एंगल बनता है ये आपका एंगल होता है क्लियरेंस एंगल। एग्जाम में शायद सेंटेंस आपका ऐसा था टॉप फेस ऑफ द कटिंग पॉइंट। कटिंग पॉइंट का जो टॉप फेस है ए पॉइंट से एंड नॉर्मल टू द वर्क सरफेस ऑफ द कटिंग एज। मतलब जो आपका कटिंग पॉइंट का टॉप फेस है, या आप बोल सकते हैं कि फ्रंट सरफेस ऑफ द टूल, टूल का फ्रंट सरफेस है, उसे जब भी हम लोग नॉर्मल बराबर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इसका बाद इसका जो कटिंग एज है ये आपका जो एंगल बनाता है, इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम होता है क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो इस सेंटेंस को मैंने बना नहीं पाया क्योंकि एग्ज़ाम में किस भाषा में आपको पूछा गया था, कैसे आपको सेंटेंस में पूछा गया था, वही मेन है। लेकिन ये दो जो डेफिनेशन मैं आपको बताया हूँ इसी से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चलता है, क्लियरेंस एंगल हो जाएगा।
ठीक है, कि आपका जो टूल का फ्रंट है उससे जब आप लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये जो आपका एंगल बनता है इस एंगल को क्लियरेंस एंगल कहते हैं। देखो एक क्वेश्चन 44 नंबर में पूछा गया था, जेनरली कटिंग टूल इज मेड ऑफ। जेनरली कटिंग टूल किस धातु से बनता है, तो हाई कार्बन स्टील राइट आंसर होता है। अगर ऑप्शन में आपको देखना है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील था, हाई कार्बन स्टील नहीं था तो हाई स्पीड स्टील राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था आरपीएम निकालने के लिए, इसके लिए आपको कटिंग स्पीड 31.4 मीटर पर मिनट दिया गया था, डायमीटर दिया गया था 100 मिलीमीटर, तो आपको आरपीएम निकालना। तो आरपीएम निकालने का फॉर्मूला था n इज इक्वल टू कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू डी। वैल्यू आपको पुट करना है, आरपीएम आ जाएगा 100। ओके। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फॉर व्हिच रीजन एक्सीडेंट और कोलिजन डज नॉट हैपन। ठीक है, तो क्वेश्चन एक आपको पूछा गया था, एक स्टूडेंट ने भेजा था कि किसका जिम्मेदारी का कारण एक्सीडेंट होता है, तो मैंने बोला ड्राइवर का कारण मैक्सिमम एक्सीडेंट होता है। लेकिन एक स्टूडेंट ने बोला है कौन सा रीजन का कारण एक्सीडेंट या टक्कर नहीं होता। कोलिजन मतलब टक्कर होना, ये आप लोग जिसको कहते हैं धक्का लगना। ठीक है, तो किसका कारण एक्सीडेंट या टक्कर नहीं होता है, व्हीकल, रोड, ड्राइवर या शॉप। तो शॉप इज द राइट आंसर होता है। तो शॉप का कारण कोई भी एक्सीडेंट या टक्कर किसी से नहीं होता है, क्योंकि शॉप किसी भी दुकान तो वो अपना जगह में स्थिर रहता है ना, तो उसका कारण क्या क्या एक्सीडेंट होगा, ड्राइवर गलती करेगा तभी तो होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का क्वेश्चन का सेंटेंस क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें जो आपको पूछा गया था इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। जो ब्रिजिंग के लिए या ब्रेज वेल्डिंग के लिए आप लोग फिलर रॉड यूज़ करते हैं, तो फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री या ऑप्शन में अगर 450 था तो इससे आपका ज़्यादा होना चाहिए, और जो बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जो फिलर मेटल यूज़ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन जो बेस मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैं आपको फैक्ट बता दिया हूँ, इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 48 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था मॉड्यूल का फॉर्मूला। मॉड्यूल इज इक्वल टू होता है पीसीडी मतलब पिच सर्कल डायमीटर अपन नंबर ऑफ टीथ। 49 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड इज इक्वल टू क्या होता है, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो नंबर ऑफ स्टार्ट इसमें सिंगल है मतलब 1 है, तो पिच इंटू 1 मतलब पिच हो जाएगा, तो लीड इज इक्वल टू पिच राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। स्नेक यूज़ करने का पीछे उद्देश्य क्या होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, टू प्रिवेंट रबिंग बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, दो मेटिंग पार्ट का बीच का घर्षण को कम करता है या जो भी घिसता है उसको प्रतिरोध करता है, टू कूल द पार्ट्स, और पार्ट जब दो पार्ट का बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता तो उसमें पार्ट गर्म होने का भी कोई चांस नहीं रहता, तो इसीलिए पार्ट क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो ये सब काम होता है लुब्रिकेंट का, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन ब्रेज वेल्डिंग जो आपका एक फिलर मेटल यूज होता है, तो फिलर मेटल किससे बनता है, तो फिलर मेटल को एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं, फिलर मेटल के लिए स्पेल्टर यूज़ करते हैं, और ये आपका मेनली बनता है जिंक और कॉपर से। 50-50% से बनता है, तो स्पेल्टर इज मेड ऑफ 50% ऑफ कॉपर और 50% ऑफ जिंक। इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक स्ट्रेटनेस और स्क्वायरनेस ऑफ एनी जॉब। किसी भी जॉब का स्ट्रेटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ट्राइस का राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था टूल लाइफ रिलेटेड। तो टूल लाइफ रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमें मालूम नहीं पड़ा। 54 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, देखिए 50 क्वेश्चन हो गया, उससे भी एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो इससे मतलब है कोई भी क्वेश्चन डबल हुआ है या किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन को मतलब भेजने का जगह दूसरा क्वेश्चन को उसका हिसाब से भेजने का जगह सेंटेंस अलग हो गया है, तो इसका कारण टोटल में आज का पेपर में 56 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इससे आपका 50 क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको पेपर में पूछा गया था। द सरफेस फिनिश ऑफ जॉब डिपेंड्स अपन, जॉब का सरफेस फिनिश किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो मेन इसका कटिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। देखो तुम जितना भी फीड दो उसमें अगर कटिंग स्पीड ज़्यादा है उसका सरफेस फिनिश अच्छा आएगा, और अगर फीड कम भी दो अगर उसका स्पीड अगर कम रहेगा तो उसका स्पीड कम रहने का कारण उसका सरफेस फिनिश खराब ही आएगा। तो हाई कटिंग स्पीड में ऑलवेज सरफेस फिनिश अच्छा ही आता है। ओके, तो कटिंग स्पीड मेन होता है।
इसका बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इन वेल्डिंग द पोलैरिटी ऑफ एसी पावर सोर्स इज ऑलवेज। वेल्डिंग में एसी पावर सोर्स का पोलैरिटी क्या होता है, तो एसी में अल्टरनेटिंग करंट में कोई भी पोलैरिटी नहीं होता है, नो पोलैरिटी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में एक भी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया था, ये 100 मिलीमीटर लॉन्ग मतलब जिसका नॉमिनल साइज 100 मिलीमीटर, ब्लॉक कैपेबल ऑफ क्लैंपिंग वर्कपीस बिटवीन 5 to 90 मिलीमीटर इन डायमीटर, ग्रेड ए ग्रेड का भी ब्लॉक है। इसका लेंथ आप लोग जानते हैं, ए ग्रेड भी ब्लॉक का लेंथ होता है 100 मिलीमीटर और बी ग्रेड भी ब्लॉक का लेंथ होता है 300 मिलीमीटर। ए ग्रेड भी ब्लॉक बनता है हाई क्वालिटी स्टील से और बी ग्रेड भी ब्लॉक बनता है आपका क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिजिग्नेट करते हैं, तो इस भी ब्लॉक को डिजिग्नेट करने के लिए सबसे पहले भी ब्लॉक लिखना है, इसके बाद नॉमिनल साइज लिखना है, इसके बाद आपको जस्ट स्लैश देना है, स्लैश दे के 5 to 90 मतलब इसका मिनिमम और मैक्सिमम कैपेबिलिटी आपको देना है, कितना डायमीटर तक वो पकड़ सकते हैं। इसके बाद ग्रेड देना है, इसके बाद आपको IS नंबर 2949 देना है। ठीक है, तो ये 56 क्वेश्चन में आज के पेपर के लिए डिस्कशन किया। इससे आपका 50 क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम पूछा गया है और इससे आपको तो पता चलेगा कितना मार्क्स मिल रहा है। कमेंट बॉक्स पर जरूर आप लोग बताएगा कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, सभी स्टूडेंट ने मिलकर शेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, तो मैं अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते तो मैं इसका कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ और इसका बाद में इसका प्रिलिमिनरी पेपर के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो कल मैं प्रिलिमिनरी पेपर का वीडियो बनाऊंगा, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि रेगुलर वीडियो इसमें आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।